लोग की रिवीजन भी हो जाएगी। सबसे पहले देखो, जो कैथोड रे, एनोड रे एक्सपेरिमेंट, ये तो सिलेबस में है ही नहीं। हमारा मेन कंसेप्ट शुरू होता है ईएम रेज से, है ना, बल्कि ये भी सिलेबस में नहीं है। ईएम रेज वगैरह ये भी सिलेबस से आपका डिडक्ट कर दिया उन्होंने। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, इसकी जानकारी के लिए इसका कंसेप्ट पता होना जरूरी है, इसलिए मैं थोड़ा इसका आइडिया जरूर दूंगा आप लोगों को। ठीक है, क्या है कंसेप्ट समझ लो पहले एक बार। कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बात कर रहे हैं तो एक ऐसी रेडिएशन जिसमें दो तरह की वेव्स पाई जाती हैं, जिसमें दो तरह का फील्ड पाया जाता है, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो, मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है ब्लू वाला, और इलेक्ट्रिक के साथ साथ उसमें मैग्नेटिक फील्ड भी हो। बस फर्क क्या पड़ता है। कौन से चैप्टर पढ़ा रहे हो? चैप्टर 2। जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है। इट इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो पिंक वाला क्या है आपका, मैग्नेटिक फील्ड है, याद रहेगा। दीज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, याद रहेगा, जल्दी बोलिए। yes, और इन रेडिएशंस को पास होने के लिए दे डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। इन्हें ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास कुछ रेज हैं, जैसे कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, हर्ट्ज वेव्स, और लास्ट में क्या है, रेडियो वेव्स। क्या मेरी बात समझ आ रही है? क्या कहा मैंने? कॉस्मिक, गामा, एक्स, उल, वी इन हरा। कॉस्मिक रेज है, गामा रेज है, एक्स रेज है, अल्ट्रावायलेट है, विजिबल है, इंफ्रारेड है, हर्ट्ज वेव्स है, और लास्ट में क्या है हमारी, रेडियो वेव्स। यहाँ से ऐसे चलने पे इन वेव्स की क्या बढ़ जाती है, वेवलेंथ। याद रखिएगा क्या बढ़ती है ऐसे चलने पे, वेवलेंथ लगातार इंक्रीज हो रही है, लैम्डा इंक्रीज हो रहा है। और लैम्डा अगर इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ से यहाँ जाने पर क्या डिक्रीज, क्या इंक्रीज होता है, फ्रीक्वेंसी। दिस इज फ्रीक्वेंसी, दिस इज वेवलेंथ, याद रहेगा। yes, sir. तो यहां से एक फॉर्मूला निकल के आता है जिस फॉर्मूले का नाम है C इज इक्वल्स टू न्यू लैम्डा। क्या नाम है फॉर्मूला का? C इज इक्वल्स टू न्यू लैम्डा। C इज इक्वल्स टू न्यू लैम्डा में व्हाट इज C? स्पीड ऑफ लाइट। फिक्स वैल्यू होती है इसकी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इसकी फिक्स वैल्यू है। अब वो क्या करेगा, इस क्वेश्चन के अंदर आपको इनमें से एक चीज दे देगा, या तो दे देगा फ्रीक्वेंसी निकलवा लेगा वेवलेंथ, या दे देगा वेवलेंथ निकलवा लेगा फ्रीक्वेंसी। क्या बात समझ आ रही है? yes, sir. What is the unit of frequency? Hertz. Very good. याद रहेगा, हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. और जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, ये टाइम पीरियड के रेसिप्रोकल होती है। तो हम न्यू की यूनिट सेकंड इनवर्स भी कह सकते हैं। Am I clear to you? Yes, sir. आगे सुनिए। एक और टर्म होती है वेव नंबर, दैट इज न्यू बार। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/λ, यानी कि वेव नंबर जो होता है वो वेवलेंथ के रेसिप्रोकल होता है। याद रहेंगे फॉर्मूला, जल्दी बोलिए। Yes, sir. क्या सर काम? पुल अप कर दो। यस सर। सर हो गया। अब देखिए एक क्वेश्चन सिंपल सा, उसने कहा FM रेडियो स्टेशन
98.3 FM works such a way that it reaches to nearly 4 kilometer radius of society. Find the frequency. कर पाओगे क्या? 98.3 मेगाहर्ट्ज होता है एफएम की फ्रीक्वेंसी। तो आप क्या करोगे? आपको क्या गिवन है इस क्वेश्चन में? जल्दी से बोलिए, व्हाट इज गिवन टू यू? सर रेडियस गिवन है जिसमें वेवलेंथ सॉरी और वेवलेंथ गिवन है। हाँ, आपको न्यू गिवन है। न्यू कितना है? 98.3 मेगाहर्ट्ज, दैट इज इक्वल टू 10 की पावर 6 हर्ट्ज। एम आई क्लियर टू यू? हाँ या ना? तो न्यू गिवन है, सी की वैल्यू फिक्स होती है 3 × 10⁸। यहाँ से क्या निकाल लोगे? लैम्डा निकाल लोगे। तो फॉर्मूला क्या हो गया? C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। सॉल्व तो कर लोगे? सॉल्व भी बताओ, जल्दी बोलिए। सॉल्व तो कर लेंगे, सॉल्व भी बताऊं तो कैसे? कर लेंगे। चलो आगे आ जाओ। नेक्स्ट कंसेप्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये भी आपको आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे बेस्ड आते हैं और इजी है, बट समझने के लिए जरूरी है। आपने एक मेटल प्लेट ले ली, उस मेटल प्लेट के ऊपर सरफेस पर क्या मौजूद है? इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, और हर इलेक्ट्रॉन का अपना एक वर्क फंक्शन है। क्या है बच्चों? अपना एक वर्क फंक्शन। बेसिकली वर्क फंक्शन क्या है? अपनी एनर्जी, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन या हर एक इलेक्ट्रॉन अपनी अपनी एनर्जी लिए बैठे हुए हैं ना। तो अगर आप चाहते हो कि ये इलेक्ट्रॉन इस सरफेस से बाहर निकले, तो ऑब्वियस ही बात है, मुझे क्या करना पड़ेगा? इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर बाहर से एनर्जी लगानी पड़ेगी। मान लो वो एनर्जी हो गई E2 और इलेक्ट्रॉन्स की खुद की एनर्जी हो गई E1। याद रहेगा हाँ या ना? जल्दी बोलो। यस यस सर। E2 कौन सी एनर्जी है? एक्सटर्नल एनर्जी और E1 कौन सी एनर्जी है? वर्क फंक्शन। बिल्कुल सही। तो E2 की वैल्यू E1 से बड़ी है, हाँ या ना? यस यस सर। E2 E1 से बड़ा होगा तभी तो इलेक्ट्रॉन मूव कर पाएगा। तो इसीलिए जब भी मैं E2 में से E1 को माइनस करता हूं तो क्या बचती है? काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो E2 माइनस E1 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। अब मुझे एक बात समझानी है, पहले आपको वो समझ लेना। वापस इस टॉपिक पे दोबारा आता हूँ। एक कंसेप्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी या प्लैंक्स फोटोन थ्योरी, समझ लो इसको। ठीक है, इसने एक ही बात कही थी प्लैंक ने। इसने कहा जो लाइट है ना, जो कहीं से भी आ रही है, किसी भी सोर्स से, मान लो सन से आ रही है, लाइट कमिंग फ्रॉम एनी सोर्स, किसी भी सोर्स से आने वाली जो लाइट है, इट इज नॉट कमिंग कंटिन्यूअसली। ये कैसी नहीं आ रही? कंटिन्यूअसली नहीं आ रही, रादर it is coming in form of packets. It is coming discontinuously in form of packets, in form of packets of energy called photon. इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? पैकेट्स ऑफ एनर्जी को, इसको हम लोग बोलते हैं फोटोन। यानी कि लाइट जो है ना, वो कंटिन्यूअस ट्रेवल नहीं कर रही है, बल्कि कंटिन्यूअस फॉर्म में दिखने वाली एनर्जी बेसिकली एक फ्लो है किसका? फोटॉन्स का। जैसे ऐसा समझ लो, एक वेव है जिसमें 100 लीटर पानी है। हमने क्या किया है? 100 लीटर पानी को 100 पाउचेस में, इक्वल पाउचेस में डिवाइड कर दिया। तो बताओ अब भी 100 लीटर पानी है, हाँ या ना? यस सर। बस फर्क क्या हो गया कि अब जो 100 लीटर पानी है वो कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं है, बल्कि किस फॉर्म में है? पैकेट्स की फॉर्म में। और हर पैकेट के पास एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी है, और उस पैकेट हम लोग क्या नाम देने वाले हैं? फोटोन, लाइट के केस में। याद रहेगा? यस सर। यहां से जो फॉर्मूला बन के आया वो क्या बन के आया? E इज इक्वल्स टू एच न्यू। क्या ये मेरी बात क्लियर है आप लोगों को? माही बेटे बात समझ आ रही है? राम्या? यस सर। हिला क्लियर है? वासु, वेदांत, विदुषी? यस सर। ठीक है। अब E इज इक्वल टू एच न्यू, हर पार्टिकल के पास इतनी एनर्जी तो मौजूद है ही। अब आप ऊपर आ जाओ, ये जो E1 है ना, ये पार्टिकल की खुद की एनर्जी है, तो मैंने क्या दिया? एच न्यू नॉट, मतलब इनिशियल एनर्जी। एच न्यू नॉट
इस पूरे पार्टिकल की खुद की एनर्जी है, और E2 क्या हो गया, h-2। क्या मेरी बात समझ आ रही है? जल्दी बोलो हाँ या ना। इसमें से कॉमन क्या है, h कॉमन आ गया, सही है। और ν2 क्या होता है, C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा होता है ना, तो न्यू क्या हो गया, C बाय लैम्डा। क्या बात क्लियर है? Yes, sir. तो HC बाय लैम्डा 2 माइनस HC बाय लैम्डा नॉट इक्वल टू कितना हो गया, हाफ mv²। क्लियर है? यहाँ से कॉमन क्या ले लिया, HC, तो क्या बन गया 1/λ2 माइनस 1/λ इक्वल टू हाफ mv²। क्या ये फॉर्मूला क्लियर हुआ आप लोगों को? Yes, sir. चलिए बताइए यहाँ पे लैम्डा नॉट क्या है? Work वेव function. नंबर, नहीं, ये वर्क फंक्शन नहीं है, वर्क फंक्शन ये पूरी वैल्यू वेव नंबर, नहीं, वेव नंबर भी नहीं है। लैम्डा नॉट है वेवलेंथ, पार्टिकल की इनिशियल वेवलेंथ है ना, ये पार्टिकल की इनिशियल वेवलेंथ है। लैम्डा नॉट है ना, लैम्डा मतलब क्या होता है, वेवलेंथ होता है बेटा, सिंपली। ठीक है, Yes, sir. और लैम्डा 2 क्या है, व्हाट इज लैम्डा 2? Sir, energy की wavelength जो external energy आ रही है. वेरी गुड, वेरी गुड। कितने लोगों को ये बात समझ आ गई? Yes, sir. आगे से Yes, sir. अगर बाहर वाली एनर्जी की वेवलेंथ और पार्टिकल की खुद की वेवलेंथ सेम होगा तो आंसर क्या होगा? जल्दी बोलो। सर 0। वेरी गुड। बेसिक मैथ्स तो आपको आती है ना। अगर लैम्डा 2 और लैम्डा नॉट बराबर हो गए तो एलसीएम वही हो गया, सेम ही हो गया। तो ऊपर कितना हो जाएगा, 1 - 1 कितना हो गया, 1 - 1 0, 0 अपॉन समथिंग 0 होता है, और 0 इंटू मल्टीप्लाई कर रहे हो तब भी क्या हो जाएगा, 0। तो हमारी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0। और होना भी चाहिए। अगर आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा बैलेंस फोर्सेस, तो क्या होती है बैलेंस फोर्सेस? सर जो एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। जो cancel करती है. इसके अंदर ओवरऑल एक एक फोर्स दूसरी फोर्स को क्या कर रही है, कैंसिल आउट कर रही होती है। ऐसी फोर्सेस को हम लोग क्या नाम देते हैं, बैलेंस फोर्सेस। बताओ बैलेंस फोर्स के केस में क्या कोई पार्टिकल मूव करता है? नहीं, sir. नहीं करता। नो सर। Yes, sir. कहानी क्लियर है? हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. चलिए आगे देखिए। अब इसके बाद आता है हमारा इस वाली बात को, जो एच न्यू नॉट मैंने सर्कल किया हुआ है, पहले समझ लो इसे क्या कहते हैं। एच न्यू नॉट इज नोन एज वर्क फंक्शन, याद रहेगा, ठीक है। Yes, sir. और एच न्यू नॉट में से स्पेसिफिकली जो न्यू नॉट है, इसको हम लोग नाम देते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं इसको, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या होती है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, याद कर लो। कह रहे ये वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जो रिक्वायर्ड है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी विच इज रिक्वायर्ड किसके लिए, टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन को बाहर रिमूव करने के लिए जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड है उसे हम लोग क्या नाम देते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। Threshold. मिनिमम वर्क जो चाहिए उसे हम लोग क्या नाम देते हैं, वर्क फंक्शन। याद रहेगा? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, आगे आ जाओ। अब इसके बाद ना हमें लर्न करना है, एक एक बॉडी होती है, इसको बोलते हैं ब्लैक बॉडी। और ब्लैक बॉडी रेडिएशन एक फिनोमिना होता है। ये कैसा फिनोमिना है ब्लैक बॉडी रेडिएशन? जो बेस्ट एमिटर और बेस्ट. बिल्कुल सही है। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल रेंज जो एब्जॉर्ब कर ले और एट द वेरी सेम टाइम उसे एमिट भी कर दे। समझ आ रही है बात? फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल रेंज जो एब्जॉर्ब Yes. कर ले और फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल रेंज जो एमिट कर दे, ऐसी बॉडी को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लैक बॉडी। और ऐसी परफेक्ट ब्लैक बॉडी ढूंढना बहुत मुश्किल है, लेकिन जनरली हम ब्लैक होल को ब्लैक बॉडी कंसिडर कर लेते हैं, क्योंकि ये भी हर तरह की फ्रीक्वेंसी की लाइट को एब्जॉर्ब किए जा रहा है, किए जा रहा है, किए जा रहा है। और एक टाइम आएगा जब ये बर्स्ट होगा, यानी कि ब्लास्ट होगा, और दोबारा से सेम स्टोरी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अब आगे सुनिएगा। ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बाद अब आता है
जो आपने पढ़ा होगा कंडीशन ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिट, पढ़ा था ना? क्या था स्टेशनरी ऑर्बिट अगर आपको याद हो तो? रदरफोर्ड ने कहा था कि एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के चारों तरफ गोल गोल घूमते रहते हैं, लेकिन बोर ने कहा अगर ऐसा होगा गोल घूमेंगे तो अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन का जो पाथ है वो धीरे 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 कम होता जाएगा और इलेक्ट्रॉन अल्टीमेटली एटम के न्यूक्लियस में गिर जाएगा। और अगर ऐसा होगा तो क्या होगा? जल्दी बोलो। कोलैप्स हो जाएगा। अगर ऐसा होगा तो अल्टीमेटली जो एटम है वो अनस्टेबल हो जाएगा, हाँ है ना? यस सर। Yes, sir. और अगर एटम अनस्टेबल हो गया तो सारी थ्योरी गलत हो जाएगी, फिर भी हम पढ़ रहे हैं क्योंकि एटम तो स्टेबल है। यस सर। तो इसको एक्सप्लेन किसने किया था? बोर ने इसे एक्सप्लेन किया। बोर ने कहा एक्चुअली जो इलेक्ट्रॉन घूमता है ना वो कहाँ घूमता है? स्टेशनरी ऑर्बिट पे। और स्टेशनरी ऑर्बिट की कंडीशन होती है mvr इज इक्वल्स टू nh/2π, जहाँ पे mvr क्या होता है? Angular momentum. वेरी गुड, एंगुलर मोमेंटम। और ना बच्चों इस पर बेस्ड एक डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछ लेता है, व्हाट इज द कंडीशन फॉर ऑर्बिटल्स जो कि स्टेशनरी ऑर्बिट कंडीशन को प्रूव करते हैं। बात समझ आ रही है? यस सर। देखो अब इसी से ना हम उस डेरिवेशन को भी निकाल सकते हैं। कैसे? mvr इज इक्वल्स टू nh/2π, 2π से मल्टीप्लाई किया 2πr इज इक्वल टू nh/mv। समझ आ रही कंडीशन? 2πr इज इक्वल टू nh/mv। अभी ना आगे जाके एक फॉर्मूला Yes. पढ़ेंगे हम लोग, h/mv ना लैम्डा होता है हमारा, इसको वेवलेंथ कहते हैं, ठीक है? ये भी प्रूव करेंगे हम। तो 2πr इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या बन जाएगा? n लैम्डा। क्या मेरी बात समझ आ रही है? Yes, sir. 2πr इज इक्वल टू क्या हो गया? n लैम्डा। मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। Yes, sir. अब आगे देखिएगा। अब आता है किसी भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकालनी हो किसी एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में, है ना, या शेल में। कैसे निकालेंगे? इसका एक फॉर्मूला होता है, पहले वो सीख लो। 1/λ इज इक्वल्स टू r इंटू z स्क्वायर, 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। नाउ व्हाट इज 1/λ? व्हाट इज 1/λ? जो बताएगा आपके से? 1/λ इज न्यू बार, वेव नंबर। r यहाँ पे जो होता है वो रिडबर्ग कांस्टेंट, इसकी एक फिक्स वैल्यू है 109678। z यहाँ पे क्या हो गया? एटॉमिक नंबर। जनरली ये फॉर्मूला फॉलो होता है हाइड्रोजन या फिर हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए। और यहाँ पे आ गया फॉर्मूला 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, जहाँ पे n1 होता है ग्राउंड स्टेट यानी जहां से आप चले, और n2 क्या है? एक्साइटेड स्टेट। क्या मेरी बात समझ आ रही है? Yes, sir. जल्दी बोलो। Yes, sir. तो यहाँ से हम किसी भी इलेक्ट्रॉन को आसानी से एक पर्टिकुलर सबशेल से उठाकर नेक्स्ट सबशेल तक ले जाने के लिए जो एनर्जी इन्वॉल्व है, देखो हम चाहे ना यहाँ पे इसी फॉर्मूले को एनर्जी की टर्म में कैसे लाऊंगा? E इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? hc/λ होता है, नहीं होता? देखो E इक्वल टू h नहीं होता है, पढ़ा ये फॉर्मूला बच्चों? अभी पढ़ा थोड़ी देर पहले, फोटोन के अंदर कितनी एनर्जी होती है। तो E इज इक्वल टू hc/λ लिख सकता हूँ मैं इसको, हाँ या ना? Yes, sir. तो अगर मुझे एनर्जी निकालनी है तो बेसिकली जो 1/λ का ऐसे वैल्यू निकाल ले, तो 1/λ इक्वल टू कितना हो गया? E/hc, E/hc। हाँ या ना?
Yes, sir. तो मैं यहाँ पे लिख दूं 1/λ की जगह इस फॉर्मूला में, ये जो फॉर्मूला है इसमें मैं क्या करूंगा, ये हो जाएगा E/hc इज इक्वल टू RZ², 1/n1² माइनस 1/n2²। क्या मेरी बात समझ आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. आप बताओ E निकालने के लिए मुझे क्या करना है? सिंपली RZ² दिया हुआ है, इसको HC से मल्टीप्लाई कर दूंगा, साथ में क्या हो जाएगा 1/n1² माइनस 1/n2²। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला निकल के आता है ना एनर्जी का, वो आता है -2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू Z² ब्रैकेट में 1/n1² माइनस 1/n2²। आप बोलोगे सर ये माइनस क्या है? बेसिकली माइनस प्लस का मतलब होता है एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है या एनर्जी रिलीज हो रही है। मेरी बात समझ आ रही है बच्चों? क्या कहा, फिर से रिपीट कर रहा हूं। अब जो एनर्जी का फॉर्मूला आ गया, इस फॉर्मूला के अंदर आपने HC और वैल्यू को इस्तेमाल कर दिया, और R की वैल्यू फिक्स थी उसमें 109678, तो अपने आप यहाँ पे क्या आ गया, E की वैल्यू आप निकाल सकते हो। मेरी आवाज आ रही है बच्चों, हाँ या ना? Yes, sir. Yes. Sir. Yes, sir. तो एनर्जी का ये एक फॉर्मूला हो गया। एक आता है रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट, कैसे निकालते हैं? इसका एक फॉर्मूला होता है, दैट इज 52.9 इंटू n²/z। क्या बोला? 52.9 इंटू n²/z, और ये वैल्यू किसमें होती है? एंगस्ट्रॉम में। और एक एंगस्ट्रॉम में कितनी वैल्यू होती है? 10⁻⁻10 मीटर। याद रहेगा? Yes, sir. Yes, sir. सर ये भी तो होता है कि ये बस हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज में ही काम करता है। मैंने बोला तो ये कि जो Z है, ये दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल ओनली फॉर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज। क्या अब आपसे रेडियस निकालने के लिए कहा जाए, निकाल पाओगे? जल्दी बोलो। Yes, sir. अच्छा, Yes, sir. इसके बाद आता है हमारा स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम दो तरह का है, एक है एब्जॉर्प्शन और एक है लाइन। ठीक है, दोनों के पीछे का फंडा कॉमन है, मैं क्लियर कर देता हूँ, वह समझ लो। एक एब्जॉर्प्शन हो गया, एक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम हो गया। इसको एमिशन स्पेक्ट्रम के फॉर्म में स्टडी करते हैं, सॉरी, एब्जॉर्प्शन और एमिशन। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है पहले ये समझ लो। कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है ना, वो कहाँ मौजूद है? अपने ग्राउंड स्टेट में मौजूद है। वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। किस फॉर्म में एनर्जी एब्जॉर्ब करता है? E इज इक्वल टू hc/λ। देखो H कांस्टेंट है, C कांस्टेंट है, लैम्डा की फॉर्म में एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद कहाँ से कहाँ पहुंच गया वो? ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट पहुंच गया। लेकिन ज्यादा देर तक यहाँ पर वो रह नहीं पाएगा। यहाँ से वापस वो इलेक्ट्रॉन अपनी ग्राउंड स्टेट पर आएगा, और इस दौरान फिर से अपने में से क्या बाहर निकालेगा? Energy. एनर्जी बाहर निकालेगा। Energy. ठीक है, तो ये जो एनर्जी निकल रही है ना, मान लो ये E' निकल रही है। जो E' एनर्जी है ना, इस एनर्जी के अंदर भी क्या इन्वॉल्व है? लैम्डा इन्वॉल्व है। इस लैम्डा को आप कंपेयर करोगे, किससे कंपेयर करोगे? ऊपर आपने एक स्पेक्ट्रम पढ़ा था ना अभी, कॉस्मिक, गामा, एक्स, उल, वी, इन, हरा वाला। इन सबकी ना अपनी अपनी Yes, sir. रेंज होती है, अपनी अपनी रेंज है। गामा रेज की अपनी रेंज है, एक्स रेज की अपनी रेंज है, कॉस्मिक की अपनी है। इन सबके रेंज से आप मैच करते हैं। मैच करने के बाद हम क्या करते हैं? हम ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा स्पेक्ट्रम बन रहा है। कॉस्मिक रेज निकल रही है, गामा रेज निकल रही है, एक्स रेज निकल रही है, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन निकल रही है। मेरी बात समझ आ रही है, हाँ या ना? Yes, sir.
तो Yes, sir. यहाँ से ये कंफर्म हो जाता है कि जब इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट तरफ जा रहा है एनर्जी को एब्जॉर्ब करके, उस दौरान भी थोड़ी रेडिएशन निकलेगी, तो उस रेडिएशन से निकलने वाला स्पेक्ट्रम क्या कहलाता है? एब्जॉर्प्शन, क्योंकि वो एब्जॉर्ब करके जा रहा है। और जब वो एक्साइटेड स्टेट से वापस ग्राउंड स्टेट पे आ रहा है तो वो क्या कर रहा है? एनर्जी एमिट करता हुआ आ रहा है। उस दौरान जो बनेगा स्पेक्ट्रम, दैट इज नोन एज एमिशन स्पेक्ट्रम। क्या मेरी बात समझ आ रही है? Yes, sir. यस सर। हाँ या ना? हाँ सर। Yes, sir. अब होता क्या है, स्पेक्ट्रम्स को हम क्लासिफाई करते हैं अलग अलग सीरीज में, जैसे लाइमन, बामर, पाशन, ब्रैकेट, पीफर। कौन कौन सी सीरीज है? लाइमन, बामर, पाशन, ब्रैकेट और पीफर। इसमें एक होता है ग्राउंड स्टेट, एक होता है एक्साइटेड स्टेट। लाइमन में ये देखो, सबकी एक ग्राउंड स्टेट फिक्स है। लाइमन में n1 की वैल्यू 1 होती है, n2 की वैल्यू 2, 3, 4 एंड इंफिनिटी तक। बामर में n1 की वैल्यू 2 होती है और इसकी वैल्यू 3, 4 एंड सो ऑन। इसमें 4, 5 एंड सो ऑन। आया ना? इस वाले में यस सर। 5, 6 एंड सो ऑन। इसमें 6, 7 एंड सो ऑन। याद रहेगा? Yes, sir. हाँ बामर सर। सीरीज जो होती है ना, इसमें रेडिएशन जो निकलेगी वो विजिबल रीजन में होती है। सर यहाँ एन क्या कर रहा है रिप्रेजेंट? ग्राउंड स्टेट, n1 ग्राउंड स्टेट, n2 एक्साइटेड स्टेट। ओके सर। ठीक है, तो n1 की वैल्यू 1, n2 की वैल्यू 2, 3 और ये इन्फिनिटी तक। बामर की वैल्यू 2, n2 की वैल्यू 3, 4 इन्फिनिटी। तो पहला वाला जो सीरीज रीजन होता है ना, वो होती है अल्ट्रा वायलेट, यानी कि लाइमन सीरीज जो होती है वो अल्ट्रा वायलेट रीजन का है। बामर जो है वो विजिबल रीजन का है। बाकी जो तीन होती हैं ये होती है हमारी इंफ्रारेड, ये इंफ्रारेड रीजन की होती है तीनों। ठीक है, अब होता क्या है, मैं आपसे बोला कि बामर सीरीज में इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ। एक्साइट होने पर थर्ड ट्रांजिशन की उसने क्या करी? थर्ड ट्रांजिशन। अब थर्ड ट्रांजिशन बामर में शुरू कैसे होगी? 2 से पहले कहां जाओगे? 3 पे फर्स्ट ट्रांजिशन, 2 से 4 पे सेकेंड ट्रांजिशन, 2 से 5 पे थर्ड ट्रांजिशन। क्या मेरी बात समझ आ गई? इसका मतलब n1 कितना हो गया? 2 और n2 कितना हो गया? 5। हाँ या ना? Yes, sir. हाँ सर। अगर अब मैं यहां से एनर्जी निकालना चाहूं तो फॉर्मूला क्या होगा? -2.18 10 पावर -18 इंटू जेड स्क्वायर, ब्रैकेट में कितना हो गया? 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। क्लियर है? Yes, sir. यस सर। ओके, अब वो किसी भी सीरीज का आपसे पूछ सकता है, आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे एक फॉर्मूला और सीखना है आपने, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कैसे निकालते हैं। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, इसका फॉर्मूला है सिग्मा इंटू n, n-1/2। जैसे मान लो मैंने कहा एक इलेक्ट्रॉन है, इट हैज टू कम बैक, फ्रॉम n is equal to 6 to n is equals to 1। कैलकुलेट स्पेक्ट्रल लाइंस, यानी कि अब मुझे 6 से वापस 1 पे आना, तो कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस? सिग्मा फॉर्मूला क्या लगाओगे? n इंटू n-1/2। बताओ क्या हो गया? 6 इंटू 6 -1/2, यानी कितना हो गया? 6 इंटू 5/2, यानी कितनी लाइंस बनेंगी? 15 लाइंस। यानी 15 तरीके हैं
कि जिससे कि n इज इक्वल्स टू 6 n इज इक्वल्स टू 1 पे आ सकता है। कैसे? डायरेक्टली जंप कर ले, या फिर n इज इक्वल्स टू 6 से सिक्स इंटू 6 माइनस 1/2 है, और ये हो गया 30/2। 30/2 हो गया कितना? 15। ठीक है, और 15 के अंदर आपको क्या शो कर रहा है? वो 6 से 1 पे आ सकता है, 6 से 5 पे आ सकता है, फिर 5 से 4 पे, 3 पे, 2 पे, फिर ऐसे 1 पे। मतलब जंपिंग की प्रोबेबिलिटी समझ रहे हो? यस सर। Yes, sir. क्लियर है? स्पेक्ट्रल लाइंस निकालना। हाँ सर। Yes, sir. आगे देखिए, इसके तुरंत बाद आता है हमारा डी ब्रोगली रिलेशनशिप। इसका फॉर्मूला था, डी ब्रोगली ने दो इक्वेशंस पकड़ी, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर और E इज इक्वल टू h म्यू। उसने कहा दोनों में एनर्जी है, कंपेयर किया, mc स्क्वायर इक्वल टू h न्यू क्या हो गया? c बाय लेमडा। c से एक c गया, ये क्या बन गया? लेमडा की वैल्यू h अपॉन mc। हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. लेमडा इज इक्वल टू h अपॉन mc। अब जनरली c ना स्पीड ऑफ लाइट हम तब लेते हैं जब पार्टिकल का साइज बहुत छोटा होता है। तो अगर c ना होना, नॉर्मल पार्टिकल की टर्म्स में हम क्या ले लेते हैं? v ले लेते हैं। तो लेमडा इज इक्वल टू h अपॉन mv, जहाँ पे mv क्या होता है? mv क्या होता है? जल्दी बोलो। मोमेंटम। मोमेंटम। तो लेमडा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? h अपॉन p। हाँ या ना? Yes, sir. यस सर। तो यहां से अगर मैं जो ऊपर रिलेशन निकाली थी, अगर आपको याद हो, जो हम लोग स्टेशनरी ऑर्बिट की बात कर रहे थे, एम बी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। तो अब समझ आ गया कि एन एच अपॉन 2 पाई क्या लिखा मैंने? एन एच अपॉन 2 पाई में इसको लिख दिया मैंने एन लैम्डा। हाँ या ना? क्योंकि एच सॉरी एच अपॉन एम बी को, एच अपॉन एम बी को मैंने क्या लिख दिया? लैम्डा, क्योंकि एच अपॉन एम बी किसके इक्वल है? क्लियर है? ये डी ब्रोगली रिलेशनशिप समझ आ गया सभी को? यस सर। Yes, sir. इसके बाद बोर के मॉडल की लिमिटेशंस भी आपको याद होनी चाहिए। ये भी आपसे पूछ लेता है कि बोर के मॉडल की लिमिटेशन क्या थे। पहली तो उसने, इट वाज एप्लीकेबल ओनली फॉर हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज। ओनली फॉर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज। ये मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए फॉलो नहीं होता। दूसरा, इट वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन कंपाउंड फॉर्मेशन, कि क्यों बनता है कोई मॉलिक्यूल या कंपाउंड क्यों बनता है। ठीक है। तीसरा, इट वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन जीमैन और स्टार्क इफेक्ट। क्या होता है जीमैन और स्टार्क इफेक्ट बताऊंगा आपको अभी। ये क्लियर हो गया? Yes, sir. देखो, जब जीमैन की बात करते हैं
उसका मतलब होता है स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस In magnetic field. इन मैग्नेटिक फील्ड। और स्टार्क इफेक्ट क्या होता है? स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है? बात समझ आ रही है? यस सर। Yes, sir. स्प्लिटिंग, अगर हम बात करते हैं कि जो भी स्पेक्ट्रल लाइंस निकल रही हैं वो मैग्नेटिक फील्ड में कैसे स्प्लिट होता है, इसको जीमैन इफेक्ट कहते हैं। और वही जो स्पेक्ट्रल लाइंस है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे स्प्लिट होती हैं, क्यों स्प्लिट होती हैं, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी इसने, तो इसको बोलते हैं हम लोग स्टार्क इफेक्ट। ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया कौन? बोर के मॉडल में ये लिमिटेशंस थी। क्या याद रहेगा? यस। Yes, sir. अब आगे आता है हमारा इसके बाद वेरी 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 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। पता है आप लोगों को हेजनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या होता है? सर हम पोजीशन और वेलोसिटी एक इलेक्ट्रॉन की साइमल्टेनियसली कैलकुलेट नहीं कर सकते एक इंस्टेंस ऑफ टाइम में। यस, वी कैन नॉट डिटरमाइन साइमल्टेनियसली। वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, साइमल्टेनियस के बगैर काम नहीं चलेगा। बोथ पोजीशन एंड velocity of subatomic particle simultaneously. Particles with certainty. हम डिटरमाइन नहीं कर सकते साइमल्टेनियसली पोजीशन और वेलोसिटी किसी भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स के, वो भी किसके साथ? विद सर्टेनिटी। हमेशा अगर एक चीज निकालोगे दूसरी चीज क्या हो जाएगी? अनसर्टेन। इसको फॉर्मूला की टर्म्स में हम क्या एक्सप्लेन करेंगे? डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। अब डेल्टा पी क्या होता है हमारा? चेंज इन मोमेंटम। इसको लिखते हैं एम डेल्टा वी, क्योंकि मास हमारा कांस्टेंट क्वांटिटी है तो क्या चीज चेंज होने वाली है? वेलोसिटी। तो एम को कांस्टेंट रखा तो यही फॉर्मूला क्या बन जाएगा? डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा वी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई एम। क्या मेरी बात समझ आ रही है? हाँ या ना? Yes, sir. अब एक क्वेश्चन आता है कि इसकी सिग्निफिकेंस क्या थी। पहली बात तो ही रूल्ड आउट concept of fixed trajectory. He ruled out concept of fixed trajectory. सबसे बड़ी बात तो ये। दूसरा, इसकी जो लिमिटेशन थी, लिमिटेशन समझ लो, इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर मैक्रोस्कोपिक, यानी बड़ी बॉडीज के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। क्लियर है? बात समझ आ रही है बच्चों? यस सर।
आप सुनिए इसके बाद, हेजनबर्ग के बाद नेक्स्ट जो टॉपिक शुरू होता है उसको बोलते हैं क्वांटम नंबर्स। लेकिन क्वांटम नंबर से पहले कुछ टर्म्स है वो समझ लेना। पहली टर्म होती है ऑर्बिट और दूसरी टर्म होती है ऑर्बिटल। जानते हो क्या होता है ऑर्बिट और क्या होता है ऑर्बिटल? Yes, sir. Sir, orbit is the path in which electron travels. An orbital is a path, is an area in which the possible probability of finding electron is very high. जो एरिया, जिस रीजन में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, है ना, वेयर probability of finding electron is maximum, उसको बोलते हैं ऑर्बिटल। और ऑर्बिट क्या होता है? वो पाथ इन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। समझ आ रही है बात? हाँ सर। Yes, sir. यस सर। अब आगे समझो। अब ऑर्बिट और ऑर्बिटल के बाद सबसे बड़ी पहली चीज जो आती है दैट इज क्वांटम नंबर्स। और क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं? बेसिकली किसी भी इलेक्ट्रॉन के बारे में या किसी ऑर्बिटल के बारे में सारी इंफॉर्मेशन। कौन कौन सी इंफॉर्मेशन? कि शेल कौन सा है, सब शेल कौन सा है, ठीक है, उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की या उस पर्टिकुलर ऑर्बिट की ओरिएंटेशन क्या है। व्हाट इज ओरिएंटेशन? डायरेक्शन इन स्पेस। डायरेक्शन इन स्पेस क्या है। और फिर इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन क्या है। अब देखिए शेल के बारे में जब बात करते हैं ना तो सबसे पहला क्वांटम नंबर आता है हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। यस, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसको डिनोट करते हैं एन से। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन होता है जो हेल्प करता है बताने में क्या? शेल। यस सर। और जब शेल पता होता है ना तो हम बहुत सारी चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। फॉर्मूला अभी पढ़ा था आप लोगों ने, -2.18 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। फिर रेडियाई 52.9 इंटू एन स्क्वायर अपॉन से। इससे हम रेडिया भी निकाल सकते हैं, एनर्जी भी निकाल सकते हैं। और तो और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एटम या शेल में निकालने का तरीका होता है, आपको आता होगा, 2n स्क्वायर, याद है? यस सर। Yes, sir. ओके, तो शेल से हमें एक आइडिया और हो गया कि किसी पर्टिकुलर पीरियड में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। ये भी आपने पढ़ा होगा, 288 18 18 32 आया ना? यस सर। अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वांटम नंबर हमें स्टडी करना है दैट इज एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। इसको डिनोट करते हैं एल से।
और एल क्या होता है? सबशेल। आया ना? हाँ सर। Yes, sir. इसके अंदर एक बात याद रखनी है कि एल जो होता है ये हमेशा एन से छोटा होता है, और एल की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? n-1। यस सर। ठीक है? Yes, sir. अब एल की कुछ वैल्यूज आपको याद करनी पड़ेगी, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। 0 मतलब एस सबशेल, 1 मतलब पी सबशेल, 2 मतलब डी सबशेल, 3 मतलब एफ सबशेल, 4 मतलब जी सबशेल। याद रहेगा? यस सर। Yes, sir. अब याद रखिएगा किसी भी एल सबशेल में, यानी कि 0 सबशेल में, 0 मतलब क्या हो गया? एस सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स। पी में कितने आते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स। डी में आते हैं मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन, एफ में आते हैं 14 इलेक्ट्रॉन्स। अब तक जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन इस्तेमाल हुई ना, उस सब में यही एस पी डी एफ ही इस्तेमाल हुआ है। याद रहेगा? Yes, sir. यस सर। यहाँ पे L इज इक्वल टू 0, एस सबशेल होता है जिसकी शेप क्या होती है? स्फेरिकल। क्या शेप होती है? स्फेरिकल। और ये स्फेरिकल का मतलब क्या है? 3 डायमेंशनल में किसी तरफ भी जाओ, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? इक्वल होगी। यस सर। सर नोट्स भी नहीं होते इसमें। हाँ, इसमें कोई नोड नहीं पाया जाता। नोड बताऊंगा क्या होता है। L इज इक्वल्स टू 1, पी सबशेल है, इसकी शेप क्या होती है? डंबल। ये हो गया पी एक्स, ये हो गया पी वाई, और ये हो गया पी जेड। पी एक्स, पी वाई और पी जेड। याद रहोगे? पी एक्स Yes, sir. पी जेड क्लियर है? यस सर। अब आगे समझो। L इज इक्वल्स टू 2, यानी कि क्या हो गया हमारा? डी सबशेल। ये इस तरह शेप बनाता है, डबल डंबल शेप। डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स टू वाई टू और डी जी टू। यहाँ पे 3 चीजें, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स और डी एक्स टू वाई टू और डी जेड स्क्वायर, ये सारे के सारे डी सबशेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डबल डंबल शेप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है? और हर ऑर्बिटल जो है ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है एक ऑर्बिटल को, ऑर्बिटल को, ऑर्बिटल को, ऑर्बिटल को, ऑर्बिटल को। और हर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2। हर ऑर्बिटल, एवरी ऑर्बिटल इक्वल टू कितने इलेक्ट्रॉन्स? 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है? तो इस तरीके से डी के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन्स। अब आगे देखिए, एफ जो होता है, एफ की कोई शेप नहीं होती, लेकिन एफ में
14 इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट होते हैं, ठीक है, यानी कितने ऑर्बिटल्स, 7 ऑर्बिटल्स, मगर किसी की भी क्या नहीं है, कोई शेप नहीं। सात ऑर्बिटल्स और उसके अंदर किसी की भी कोई शेप नहीं है। टोटल हर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2, तो एफ में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 14 इलेक्ट्रॉन्स, याद रहेगा। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर फर्स्ट, एजीमुथल क्वांटम नंबर सेकंड, और थर्ड हो गया हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो होता है वो होता है ml, और m का जो फॉर्मूला होता है वो होता है -l से +l तक। कहां से कहां तक, -l से +l। क्लियर है। तो -l से +l मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, जो यानी कि डिपेंड करता है l के ऊपर, और l डिपेंड किस पे करता है आप जानते हो, n पर। यस हाँ सर। है ना। Yes, sir. हाँ सर। तो इसका मतलब पूरी कहानी किस पर बेस्ड है, n पर बेस्ड है। अगर मुझे n पता है तो मैं उसके आगे की कहानी खुद लिख सकता हूँ, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे। अगर मेरे पास n इज इक्वल्स टू 2 है तो बताओ l की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है, 0 और 1। यस सर। Yes, सही है। sir. अगर l इज इक्वल टू 0 है तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि m Zero. फॉर्मूला क्या होता है, 0। अगर l इज इक्वल्स टू 1 है तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, -101। -101. ठीक है। यानी क्या बन गए, 3 ऑर्बिटल्स, यहाँ क्या बना, 1 ऑर्बिटल। क्लियर है। Yes, sir. यस सर। l इज इक्वल टू 0, l इज इक्वल्स टू 1 आ गया। अब मुझे बताओ अगर n की वैल्यू 3 होती तो क्या क्या पॉसिबिलिटी होती, सर एल की वैल्यू होती है 0, 1 और 2। 0, 1, 2. सर 0, अगर हम 0 लेते तो सर 0 होगा। 1 के लिए -1 0 +1 और 2 के 0 के लिए लिए m की वैल्यू क्या हो गई, 0, 1 के लिए -1 0 +1, और 2 यस के लिए -2 -1 0 +1 +2। हाँ है ना। यस सर। Yes, sir. m इक्वल टू 0 यानी कि यहाँ पे एक ऑर्बिटल, यहाँ पर कितने ऑर्बिटल, 3, और यहाँ पर कितने ऑर्बिटल, 5। कितने लोगों को बात समझ आ गई। यहाँ कितने Yes, इलेक्ट्रॉन्स sir. हो गए, 10, यहाँ हो गए 6, और यहाँ हो गए 2 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है। तो ऐसे हम टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स Yes. निकाल सकते हैं। लास्ट इसमें आता है स्पिन क्वांटम नंबर, जो बताता है किसी भी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, और दोनों इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन क्या होती है, अलग अलग। अगर एक Plus की half, क्लॉकवाइज minus है, half. एक की क्लॉकवाइज है, दूसरा क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है। अगर एक क्लॉकवाइज है तो एक क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। इसको डिनोट करते हैं अगर ऐसे, तो इसको डिनोट करते हैं ऐसे। क्या मेरी बात समझ आ गई। दिस इज ऑल अबाउट Yes, क्वांटम sir. नंबर्स। यस सर। इतना पढ़कर रखिए आप लोग।